हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक कांजना और हमारे साथ है आज डॉक्टर खुशबू एंड डॉक्टर केशव फ्रॉम बिहाइंड द सीन। सो आज इन्होंने रिसेंटली भी अपनी एफएमजी एग्जाम पास करी, वो भी 200 प्लस मार्क्स से, दोनों दोनों ने ही। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि यूक्रेन वॉर से आने के बाद कैसे इंडिया में प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कैसे कॉलेज डेज में प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और खासकर सोशल मीडिया के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन, क्योंकि आजकल एक स्टडीग्राम का ट्रेंड चल रहा है जो आई थिंक ये लोग ही स्टार्ट करने वाले हैं उस ट्रेंड को, है कुछ लोगों में से। तो वो चीज तो आज के वीडियो में सारी वो चीज डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस ज्वाइन करने के लिए एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक सो यू मच दीपक भैया। भैया। बिफोर एनीथिंग, मेरे को आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है। सिर्फ एफएमजी के लिए नहीं, आपने और भी चीज़ों में हेल्प करी है। ओईटी एग्जाम के लिए और नॉर्मली जो भी अदर प्रिपरेशन, मेरा पैनिक अटैक्स, उसके लिए आपने बहुत हेल्प करी है। व्हेनेवर कुछ होता था एनजाइटी, तो आपको कॉल करके सॉल्व हो जाता था। मैं तो हमेशा से बोलता ही था कि 200 प्लस आएंगे तुम दोनों के, यार रिजल्ट का क्या है। या वन ऑफ दोज जिन्हें पहले लग हमारे हाँ, हमारे करने से पहले ही पता था पता कि चल हमारे गया। 200 आएंगे। सही बात है, वो तो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, आना ही चाहिए, आएंगे, सही सही बात है। सो बस इंटर्नशिप लगी। हाँ, हाँ, सो पहले आप दोनों अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस की, भाई क्या से करिए आप लोगों ने सब कुछ। ओके, लाइक कि आपने अपना हमारा नाम तो बता ही दिया, केशव एंड खुशबू। एंड हम दोनों ने अपनी अपनी पढ़ाई यूक्रेन से ही करी थी, फ्रॉम खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड हमारा बैच था अराउंड 2016। हाँ, तभी हम्म। जाके अभी ग्रेजुएशन और ये भी। देन उसके बाद सो बेसिक इंट्रोडक्शन तो यही थी। देन दोनों ही दिल्ली से हैं। देन इन आवर थर्ड ईयर हमने अपना पेज स्टार्ट किया था। इन फोर्थ ईयर आफ्टर पासिंग क्रॉक वन पेज स्टार्ट किया हम्म। था। एंड ऐसे ही फिर इंस्टाग्राम की जर्नी स्टार्ट हुई एंड बाकी प्रिपरेशन तो वो भी चली रही थी। तो ये यस। दोनों की जोड़ी दिल्ली से ही जम के गई थी या वहां जाके जमी? नहीं नहीं नहीं, हम वहां जाके वहां पे जाके किसने पहले गाली दी, किसने मोमोज की बात करी, किसने छोले भटूरे की बात करी, पता चल गया कौन दिल्ली से है। और फिर स्टार्ट हो गई वहीं से उसके बाद हमारी बन जर्नी। गई फिर। ओके, ठीक है। सो पढ़ाई जब स्टार्टिंग आप लोगों ने जब करी थी, तब कि 2016 में, जब आपका मेरा 2015 बेस था, तो उस टाइम पे हाँ। तो इतना कोई ज्यादा ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म्स वगैरह थे नहीं ज्यादातर, कुछ के उस टाइप की कुछ भी चीजें उतना ज्यादा चलती भी नहीं थी उस टाइम पे। तो आप लोगों ने कॉलेज डेज में कैसे पढ़ाई वगैरह चालू करी? इसका खुशबू आंसर मैं खुशबू दूं? बेस्ट देगी। सो ऑनलाइन कोचिंग्स, आई मीन ऑनलाइन एप्स का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड देन केशव हमारे फ्रेंड सर्कल में से फर्स्ट था जिसको बहुत चुल हुआ करती थी कि चलो कुछ देख लेता हूँ, चलो कुछ देख लेता हूँ। उस टाइम रिव्यू रिव्यू बुक्स आया करती थी, उसमें एक सीडी थी डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर की, एंड वो देखी, वो बहुत अच्छी लगी। फिर केशव ने बोला यार शायद से कोई कुछ हो इसका मे भी इंटरनेट कोई ऐप पे, हो। कोई ऐप हो। एंड केशव ने उसको फाइंड किया एंड उसी के थ्रू हमारे को प्रेपलैडर पता चला, उसी के थ्रू मैरो पता चला। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू केशव। एंड उसी ने हमारे फ्रेंड सर्कल में हमें बताया। एंड वन वन ऑफ दोज हाईलाइट मोमेंट की उस वजह से हमारा बहुत अच्छा कौन से एफएमसी ईयर की एग्जाम। बात थी? इनिशियली सेकंड थर्ड ईयर। नहीं, थर्ड ईयर जब फार्मा स्टार्ट हुई थी हमारी। 17 18 की बात है लगभग। हाँ, जब फार्मा स्टार्ट हुई थी हमारी तब हुई थी। ओके ओके, 18। ठीक है। देखो, तो खुशबू यहाँ भी डिक्टेटिंग करने में है, बिल्कुल इशारों में केशव को। ये हमेशा कैमरे से इधर हो जाते हैं। तो उसके बाद जब आप लोग जब तक आपका कॉलेज खत्म हुआ था, तो लगभग, क्योंकि कॉलेज में क्या है कि ना, अपने को पता है कि अपने साथ में कितने सारे लोग, क्योंकि इंडिया से बाहर है, कोई आपको कोई हम्म। पेरेंट्स देखने वाले नहीं है, मौज मस्ती वाला सीन तो एक चलता ही रहता है ज्यादातर लोगों में वहाँ पे। तो वो कैसे अपन, क्योंकि अपन ने ज्यादातर सब्जेक्ट कॉलेज के साथ साथ जो सब्जेक्ट होते जाए वो सब्जेक्ट करते गए साथ साथ में। हाँ। तो मैं तो इनिशियली ईयर्स में फर्स्ट ईयर में तो उतना पढ़ा नहीं था। यही स्टार्टिंग से ये एंड जो मेरे रूममेट था वही पढ़ रहे थे। एंड हाँ, जो कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स चल रहे थे मोस्टली मैंने सेकंड ईयर से पिकअप किया था। उस टाइम पे ही सेकंड ईयर से जो सब्जेक्ट चल रहे थे, लाइक बायोकेमिस्ट्री चल रही तो मैंने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करी। देन थर्ड में फार्मा, पैथो एंड ऐसे ऐसे गोज ऑन उसमें चलते रहे। बट इनिशियली हम्म। मोटिव ये था कि लाइक फोर्थ ईयर में हमारी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी। सो बिफोर स्टार्टिंग मेडिसिन की हमारा बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, देन मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट बस ये अप्रोच है कि ये थी। ये अप्रोच जरूर से एक थी। एंड दूसरी चीज ये, मैंने अपना स्टडी बहुत सीरियसली ले रखा था कि बहुत लोग होते हैं जो बाहर जाके थोड़ा इजी ईज आउट हो जाते हैं उसको लेके। तो हम भी वही लोग हैं।
अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई हैव टू बी वेरी सीरियस। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ऑल्दो कोई सीनियर नहीं था उस टाइम पे गाइड करने के लिए, कोई मेरा फैमिली में डॉक्टर बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था, तो आई हैड टू फिगर इट ऑन माई ओन। तो वो मैंने किया। एंड एनाटमी पहले मैंने अपने कॉलेज टीचर्स से पढ़ी, जब वो पढ़ा रहे थे, जो होमवर्क देते थे वो उसको इजीली करती थी। जब उसका एग्जाम था तो मैंने केशव को पूरी एक बुक एक दिन एक रात में रटवाई थी, और केशव के फुल मार्क्स आए और मेरे 2 मार्क कम रह गए, बताओ, ऐसा मतलब हुआ था। अब इससे समझ आ जाता है कौन ज्यादा टैलेंटेड नहीं 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 नहीं, ये खेल लिया ना फिर उसके बाद तो। हाँ, फिर हमेशा मतलब काफी ओबीडियंट स्टूडेंट थी मैं ये कहना चाहूंगी अपने लिए, और आई थिंक उसने एक तरह से मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट दिया है इन द एंड। है। मेरे केस में नहीं। तुम्हारे केस में केशव, क्या मैं था? तो मेरे मेरे केस में पहले इंजॉयमेंट थी, फ्रीडम, हम्म। देन उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई पिकअप की। तो मैंने कहा केशव भाई दिल्ली वाला, वो दिल्ली वाला लोंडा टाइप था ना यार। तो दिल्ली वाला लोंडा जाने में टाइम भी लगता है ना, वो दिल्ली वाला निकलने में। हाँ, मौज मस्ती और ये सारी चीजें। तो जब मेन तो कॉलेज में इश्यूज क्या क्या आते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो जब क्योंकि वहां पे तो वो है ना कि एक तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई को लेना करना कंटिन्यू बहुत मुश्किल, सबसे टफ टास्क तो वही है। उसको कैसे मेंटेन करा? तो तो डू यू वांट टू टेक दिस आंसर? ओके, सो फर्स्ट थिंग यही थी कि जो मतलब टू मेंटेन बैलेंस की ज्यादा हमारा टाइम ना लगे, तो जो सब्जेक्ट कॉलेज में चल रहे थे वही सब्जेक्ट पिक कर लिया हमने। जो टॉपिक कॉलेज में चल रहे थे हमने सेम टॉपिक पढ़ा, बस उससे हम थोड़ा इन डेप्थ में चले गए। जैसे कॉलेज अगर थोड़ा सुपर पूछ रहे, जो भी पूछ रहे, ठीक है, उससे थोड़ा डीप, ताकि हमें हमारा नॉलेज भी गेन हो जाए, सेकेंड वो प्रिपरेशन भी हो जाए। और अगर साथ में उस टाइम तो चलो एमसीक्यू के उतने रिसोर्सेज हम कर नहीं रहे थे, लेकिन आफ्टर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जब ऐप आया था तब पिकअप हुआ था, तो उसके एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाते थे। तो साथ में इसी तरह टाइम मैनेज हो गया था कि जो टॉपिक करना है तो उसी को ही एक दिन पहले उसको प्रिपेयर करके जाना है एनी हाउ, क्योंकि हमें एग्जाम वो उसके लिए करना था। क्योंकि चाहे हमारे आवर्स ज्यादा लगे, अगर हमारा बेस उस टाइम क्लियर हो जाएगा ना, तो आगे जाके हमें इजी होगा। हमें नहीं पता था कि हम उसको 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे या थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे, हमें नहीं पता था उस टाइम रिवीजन का इम्पोर्टेंस। पर हमें बस ये था कि अगर अभी हम थोड़े आवर्स पुट इन कर देते हैं तो शायद हमारे को आगे जाके इजी हो जाए। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट हम्म। था, और वही हमने किया। तो जब तक अपना कॉलेज खत्म हुआ था, जब जब इंडिया आने का टाइम जब हो गया था, तब तक कितने सब्जेक्ट खत्म हो गए थे सारे? मेरे ऑलमोस्ट 4-5 सब्जेक्ट रहते थे, शॉर्ट सब्जेक्ट से वो रहते थे। बट हम्म। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जब वॉर आया था, हम्म। बिकॉज जो 15 सब्जेक्ट जो रेडी थे उसके जो नोट्स थे, तो बेसिकली थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में मैंने आईपैड लिया, तो मैं फिजिकल उस पर चले गया, ई नोट्स पे, कि मैं आईपैड पे नोट्स बनाऊँ। बट आफ्टर 1 ईयर मैं बोर हो गया उससे, मैंने कहा फिजिकल नोट्स में जो मजा है कॉपी में वो किसी में नहीं है। तो मैं वापस फिजिकल नोट्स पे आ गया, मैं इंडिया से नोट्स लेके गया, वहां से प्रिंट आउट निकलवाए। तो मैंने 14-15 सब्जेक्ट नोट्स पे पढ़ लिए। एक्स्ट्रा बट लगेज देके। हाँ, एक्स्ट्रा लगेज पे करके मैं यहाँ से नोट्स ले गया, वहां पे मैंने नोट्स पढ़ लिए। बट अब वॉर आ गया, अब वॉर में तो मैं अपने आप को ही कुछ सामान ले आया था, और अपने आप को ले आया था वो बहुत था, और नोट्स सारे के सारे 14-15 सब्जेक्ट्स वहीं के वहीं रह गए। जो 5 सब्जेक्ट रहते थे प्लस 14 सब्जेक्ट मेरे को आते थे, कि मेरे को इसकी बेसिक नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा है, बट मेरे पास कोई नोट्स नहीं कि मैं रिवाइज कहाँ से करूँ और उसके इन डेप्थ कहाँ से जाऊँ। तो यहाँ से फिर जब हम यहाँ पे वापस आए, तो स्टार्टिंग से एक पूरी जर्नी स्टार्ट हुई पूरे 19 सब्जेक्ट्स की। जैसे मतलब बट बेस बना हुआ था हमारा। हाँ, मतलब वो तो कह रहा हूँ, नॉलेज थी कि ये टॉपिक ये है, ये पर क्योंकि टॉपिक जब ऐसे जिस कर। नोट से पढ़ा है वो नोट जब चले जाते हैं, तो एक वो कॉन्फिडेंस भी चला जाता है ना, क्योंकि आपने ऑब्वियसली वो सारी चीज पढ़ रखी, फिर से फ्रेश नोट से स्टार्ट करना वो सारी चीजें। आई थिंक यूक्रेन वालों को सबसे बड़ा दुख तो यही था कि मोदी जी का एक फ्लाइट में हमारे नोट्स भी मंगवा दें वहां से कोई। हाँ, बहुत ज्यादा था। एंड आई थिंक मैंने आपको भी उस टाइम कॉल किया था, मैंने काफी सीनियर से पूछा था कि अब क्या करें, क्योंकि हम्म। जो हमारे नोट्स थे वो बहुत पर्सनल थे। मतलब बस वो नोट्स ऐसे थे कि जो यूनिवर्सिटी ने भी पढ़ाया वो भी है, जो दूसरे टीचर्स ने पढ़ाया जैसे गोविंद राय सर ने पढ़ाया वो भी है उसमें, उनके निमोनिक्स भी है उसमें। तो अब वापस वो वीडियो देखे, या हमारे जो कलरफुल नोट्स हैं, यहाँ ये चीज लिखी हुई है, यहाँ ये पूछा हुआ है, तो हाँ, वो बहुत मेजर लॉस था। आई थिंक हमारे 15-20 मार्क्स ऊपर आ सकते थे अगर हमारे पास वो नोट्स होते तो। आराम से बट आराम से। और थोड़ा रिलैक्स भी हो सकता है, रिलैक्स भी हो सकता था। पढ़ते थे, इतनी मेहनत नहीं। बट आई थिंक कि
जो हुआ सो हुआ, सब लोगों ने यही बोला था कि अब तुम जो चीज चली गई तुम उस पे नहीं रो सकते हो, जो चीज अभी इन हैंड है तुम्हारे पास टाइम, उस पे फोकस करो। हमारे पास एक दिमाग में एक वो तो था ही कि बेसिक्स हमारे क्लियर थे, इतने भी क्लियर नहीं थे, जिसके होने थे वो हो गए, पर जिसके क्लियर थे वो थे हमारे पास इन द एंड। एंड बाकी चीजें शॉर्ट नोट्स, रैपिड रिवीजन, 2x पे वीडियो देखना, सिर्फ नोट्स पढ़ना, तो उनसे इंडिया आने के फिर बाद कैसे फिर स्टार्ट करा वापस? यही। तो इंडिया आने के बाद जैसे मैंने मेंशन किया कि पूरा पहले तो 1 महीने रोए। हाँ, इसकी पढ़ाई 1 महीने बाद स्टार्ट हो गई थी। मतलब मार्च उसने में। मार्च में जाके इसने स्टार्ट कर दिया था। मेरे को वॉर से निकलने में ही टाइम लग गया था। मैंने खुशबू सेशंस तो भी भाई ज्वाइन थोड़ी किस्मत वाली थी ना, पहले आ गई थी। हाँ, तो उससे निकलते निकलते मैंने अप्रैल मिड के अराउंड स्टार्ट किया था। तो हम्म अब जितना भी टाइम था चलो वो तो ठीक है। फिर उसमें 19 सब्जेक्ट्स हमारे पास बचे थे। देन उसमें जो रिसोर्स हमने मेन यूज किया वो था फर्स्ट एड। तो उससे बेसिकली क्या हुआ, जो वो हमने स्टार्ट, थोड़ा लेट स्टार्ट किया था आई थिंक। हाँ मतलब हमारे दिमाग में था कि वो करना है। तो उससे बेसिकली हुआ कि जो 6 सब्जेक्ट्स है प्री क्लिनिकल, जैसे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, फिजियो, पैथो एंड इवन मेडिसिन, एंड तो ये सारे के सारे एक बुक में ही आ गए थे। तो मेरे को उसके लिए वो पूरे नोट्स यूज नहीं करने पड़े जो मेन नोट्स थे। वो से मैंने वीडियोस देखी एंड देन उसी में एनोटेट करके एंड उसी में मैंने कवर कर दी। एंड बाकी जो सब्जेक्ट थे उसमें मैंने फिर एनालाइज किया कि जैसे सर्जरी है, सर्जरी में मेरे को कौन से टॉपिक्स आते हैं। जो टॉपिक्स आते हैं मैंने उनका रैपिड रिविजन देख लिया, या उनका शॉर्ट वीडियो, मतलब जो शॉर्ट में मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन देख ली। तो जो वापिस से नहीं मेलों आते, के सारे नोट्स ऑर्डर करे, हाँ, ऑर्डर सारे वापस करे। और नोट्स से सारे फिर स्टार्ट करा। तो क्योंकि उस समय हाँ, तो फिर मटेरियल इतने ज्यादा हो गया होगा ना, क्योंकि कितना वो तो 2 साल का में कंप्लीट होता है सारा मटेरियल। तो फिर उसको 6 महीने में, 6-7 महीने में कैसे तो कंसाइज किया? हाँ, तो वही तो बोला, जो प्री क्लिनिकल हमारे सब्जेक्ट्स थे वो हम्म सारे से फर्स्ट एड की अगर यहाँ पे बुक हो तो, हाँ ये रीना मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो फर्स्ट एड है ना, जो यूएस असेंबली वाली बुक जो है, हम्म इसके अंदर 500 पेजेस में हमारे 6 सब्जेक्ट्स कवर हुए थे। तो उन सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स उठाए ही नहीं फिर। अच्छा, वो वो सिर्फ मेन मैंने नोट्स इसी से नहीं पढ़ उठाया लिया। फिर अपन ने? ठीक है। हाँ, फिर वो सारे के सारे इससे ही हो गए। फिर जो बाकी सब्जेक्ट्स बचे जैसे सर्जरी, ऑप्स, गायने, उसके लिए मेरे को मेन नोट्स उठाने पड़े क्योंकि मेरे को पता था कि वो इंपॉर्टेंट है एंड वो एनी हाउ करना ही है। एंड इसमें मेडिसिन भी कवर हो गई थी। तो जिससे हम्म मेजर अमाउंट ऑफ नोट्स आते हैं वो भी इसी में कवर हो गया। बट आई थिंक आप लोगों का बेसिक्स पहले से क्लियर था, इसलिए आपको ये बुक पढ़ना इजी रहा, वरना तो बहुत मुश्किल होता। वरना तो बहुत मुश्किल होता डेफिनेटली, पर अब कोई और चारा नहीं था इसके अलावा, क्या करें। हम्म तो 2 ही ऑप्शंस थे, या तो रैपिड रिवीजन ऑप्शन था, सेकेंडली या फिर हमारे पास सिर्फ नोट्स पढ़ने का ऑप्शन था, क्योंकि वीडियोस देखना इस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था। पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। बट हम्म तो उससे हमारा काफी सॉर्ट हो गया था। ऑल्दो हमने काफी की वीडियोस भी देखी, मेन वीडियोस, फॉर एग्जांपल फोरेंसिक मेडिसिन की हमने मेन वीडियोस देखी, फिर हम रैपिड रिवीजन पे आए अनाटमी के लिए। सो हम लोगों ने, मैंने और केशव ने, हमारे 3rd ईयर में वेकेशन बैच ज्वाइन किया था, एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का इन गौतम नगर। यहाँ पे उस नाम ले सकते हो, कोई वेकेशन, दिक्कत नहीं। हाँ, वेकेशन, वो हाँ, AFMG, हमने तो अच्छा। ऑफलाइन लिया। हाँ हम्म AFMG, तो हमने वही ज्वाइन किया था उससे। हाँ, तो ठीक उससे है। हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स सारे क्लियर हो गए थे। एंड द बेस्ट थिंग, इस टाइम पे जिस जिस टीचर को हमने कांटेक्ट किया उन लोगों ने हमारे को खुद से अपने नोट्स भेज दिए कि ठीक है तुम्हारा चले गया, अब तुम पढ़ लो ये वाले। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक वन नेम, डॉक्टर प्रियांश जैन। उन्होंने अपना हम्म फैकल्टी इंस्टीट्यूट चेंज कर दिया, आई थिंक नाउ वो अराइज में है। हाँ, हाँ, नहीं हाँ, अभी पता नहीं, राइस राइज में गया शायद था। उसी में issue था। डॉक्टर प्रियांश जैन, एंड ही इज एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ टीचर। उन्होंने अपने नोट्स भेज दिए हमारे को। एंड सिर्फ बायोकेमिस्ट्री मैंने तो उनसे ही की, केशव ने बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एड से की, बट मेरे को उनके नोट्स याद थे, तो इट वाज इजियर हम्म फॉर मी कि मैं उसमें जाऊं। और ऑलमोस्ट 10 to 11 सब्जेक्ट्स मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े हैं, क्योंकि मुझे पता था कि जो नोट्स में लिखा है वही मेरे नोट्स में लिखा हुआ था, बट एक अलग कलर से। तो मैंने उस हाइलाइटर को उठाया, अलग कलर पेन को उठाया और मार्क करती गई, जो मुझे पता है कि एग्जाम में आएगा। मतलब एग्जाम में कैसा आएगा मुझे पता था कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स थे, तो उससे पता था। तो बस यही किया हमने, फर्स्ट की नोट्स पढ़े, उनको शॉर्ट किया, दूसरा फर्स्ट एड की हमने, और तीसरा रैपिड रिवीजन वीडियोस देखी हमने। बस यही थी एंड हमारी जो strategy। जैसे आप पूछ रहे थे कि 2 साल का फुल ये कोर्स था एंड 6 महीने में कैसे हम्म किया, तो हमने मेन वीडियोस बहुतों की देखी थी। जैसे जो हम्म फर्स्ट एड में 2 सब्जेक्ट्स थे, इनकी मैंने मेन वीडियोस देख के ही इसे एनोटेट हाँ, किया था। मैंने पैथोलॉजी की डायरेक्ट पढ़ के जैसे। एनोटेट नहीं किया था क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें, ये तो सिर्फ पॉइंट्स दे रखे हैं, मेरे को दे नॉलेज है रखे वो तो हैं। ठीक है, बट इसके अंदर पॉइंट्स है, कोई एक्सप्लेनेशन कोई कुछ नहीं है।
तो जो गैप्स मेरे माइंड में थे वो कौन फिल करेगा? सही तो बात है। उसके लिए आई वॉच्ड सर की मेन वीडियोस, क्योंकि हाँ, अब जितना भी टाइम था उसी में करना था, चाहे दिन के 10 10 वीडियोस घंटे दस लगे, वीडियोस सही लगे बात अब, है। और घंटे लगे। या तो यही ऑप्शन है, या तो दिसंबर में करो या फिर आगे के लिए वेट करो, तो वही उसमें सही करना बात है, वो चीज तो है। और क्वेश्चंस वगैरह? क्वेश्चंस जो हमारे पास ऐप थी, हम लोग काफी प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास दोनों ऐप्स थी, प्रिपलैडर और मैरो। और हमारे पास चूज करने का ऑप्शन था कि कौन से टीचर से हम पढ़ सकते हैं, कौन से टीचर से हम्म। हमें नहीं पढ़ना। तो हमने वही चूज किया जो टीचर्स हमने पहले से पढ़ रखे थे। तो उसके क्यू बैंक्स तो हमने पहले ही कर रखे थे। उसके बाद दूसरा आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो हमने उनके मॉड्यूल से करे। फिर हमने एफएमजी सॉल्यूशंस की बुक खरीदी, बट मेरे को इतनी हेल्पफुल नहीं लगी बिकॉज रेपिटेटिव मटेरियल था, तो कोई फायदा नहीं था। दूसरी चीज ये कि जो टीचर्स के पर्सनल यूट्यूब अकाउंट्स होते हैं, उनमें वो लोग डालते हैं, जैसे डॉक्टर दीपक मारवा रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन का अलग एमसीक्यू स्ट्रैटेजी रहता है। सीरीज वगैरह। एमसीक्यू से रिवीजन कराते हैं, विच इज अमेजिंग। तो हम्म। मतलब उनसे एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रहे हैं। फिर अनअकैडमी, अगर नाम का है तो, चैनल था। हाँ हाँ, हाँ, ले सकते हैं। अनअकैडमी अनअकैडमी पे जो उनके मिक्स बैग्स रिव्यूज आते हैं, वीडियोस आते हैं। फिर मिस्ट के भी जो वीडियोस आते हैं, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ। तो सिर्फ एक ही साल का नहीं देखा, 2-3 साल का देखा, और उससे हमने एक बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हमने इस बार, बहुत क्वेश्चंस। मतलब हमारा बेसिक एम ये था कि हम एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो मिनिमम दिन के करने ही है, हाँ, कैसे वो करने हैं, चाहे 50-50 सुबह शाम करो, चाहे पूरे दिन 25-25 में जैसे भी करो, करो, लेकिन वो 100 के 100 जाने ही है, वो कैसे भी करने ही है। कस्टम चाहे मतलब कितना मॉड्यूल। भी से पढ़ कम 2 घंटे ज्यादा तो हो ही जाते होंगे इसको क्वेश्चन करने में। मोर देन 2 hours हम आई गेस। काउंट नहीं करते थे आर कितने लगते थे, हम कहीं भी बैठे हुए होते हैं कभी भी कर देते हैं। सुबह सुबह उठ के हम्म। कस्टम मॉड्यूल बना के, जिम जाने से पहले कस्टम मॉड्यूल बना लिया, फिर कर लिया। तो तो यही सीन ऐसे सेम जो करके। एमसीक्यू इसने पूरा बताया, तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है यूट्यूब हाँ पे, हाँ इसको वो देख सकते हो, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, आप डाल देना हाँ इसे। हाँ, मैं लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ उसको। तो प्लस जब फिर कब तक अपना सिलेबस ही फर्स्ट रीडिंग खत्म हो गया था एग्जाम से पहले, और रिवीजन कब स्टार्ट किया था? हमारा जून। नहीं, हमारा अगस्त में जाके खत्म हुई थी फर्स्ट रीडिंग। हाँ, अगस्त में हमारी हम्म। फर्स्ट रीडिंग खत्म हुई थी, क्योंकि जितने मंथ थे हमने उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया था अराउंड। तो अगस्त आफ्टर सितंबर, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर वो पूरा रिवीजन था, एंड अगस्त में हमने फर्स्ट रीड खत्म कर दी थी। हमारा ये एम रखा हुआ था कि हम्म। फर्स्ट रीड अगस्त तक में ओवर करनी है। मेरा ठीक है। जुलाई एंड में खत्म हो गया था आई थिंक। हाँ नहीं नहीं, आए, अगस्त एंड हाँ में। अगस्त में ही हुआ था। अगस्त एंड में हमारा खत्म हुआ था। एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ्स रखे थे हमने हमारे रिवीजन के लिए। केशव का सितंबर हम्म। फर्स्ट हाँ हुआ था, मेरा मेरा 1 वीक। अगस्त एंड में खत्म हुआ हम्म। था। एंड ऐसा नहीं था कि 3 मंथ्स थे तो 3 मंथ्स हम पढ़ेंगे। हम ब्रेक भी लेते थे। जब कोई हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता था, मैं एक दिन का ब्रेक लेती थी। मेरे स्ट्रैटेजी ये थी, बिग सब्जेक्ट इन 8 to 10 days, एंड देन 1 ब्रेक। और स्मॉल सब्जेक्ट 4 to 5 days, देन एक ब्रेक। और फिर हम हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देते थे। मतलब इनिशियली वो 2 वीक्स में अराउंड हाँ, एक था। हाँ, तो उसमें मतलब बेसिकली सुबह से लेके 12-1 बजे तक टेस्ट करो, देन उसके बाद में अपना टाइम फ्री रहता था, तो मैं उसको ब्रेक डे मान लेता था, ठीक है। ताकि उसमें ज्यादा हेक्टिक ना हो जाए। एंड जो हमारी फर्स्ट रीड थी वो सिर्फ ये नहीं थी कि सिर्फ वीडियोस देखना, हमारा उसमें 2 चीज थी। फर्स्ट की शाम तक वो वीडियोस देख लेना, या जैसे भी करना है वो वीडियोस देख लेना, उस वीडियोस में जो कंटेंट आया उसको उसी दिन रिवाइज भी करना है, ताकि वो याद रहे कि हमने जो पढ़ा है। तो वीडियोस देख देख के जब रिवीजन स्टार्ट हो तब तक बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो जस्ट एक रिव्यू ले लेना कि उस दिन पढ़ा क्या है, एंड सही उसके है। अराउंड के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ये हमारा फुल डे उसके के। रूम के नहीं। वी हम- मेड श्योर हम सारे हाँ अगर हमने नहीं भी पढ़ा होगा वो वाला सब्जेक्ट, तो हम उसके भी क्वेश्चंस करते थे। हम शाय अवे नहीं करते थे क्वेश्चन से कि यार हमने अभी तक पैथोलॉजी नहीं पढ़ी तो इसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम कस्टम मॉड्यूल में भी सारे सब्जेक्ट्स पे टिक लगा देते थे, और इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन हम्म। करते थे। तो ठीक हमारा है। यही था हाँ, और जब क्वेश्चंस हाँ मतलब सारे। जैसे ग्रैंड टेस्ट हम्म आप कुछ पूछ रहे थे। ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट करे तब क्या स्कोर रहता था? जब स्टार्ट किया था प्रेप लैडर का बताना है मैरो। मैरो का, हमने स्टार्ट किया था हमने स्टार्टिंग में, प्रेप लैडर स्टार्ट किया था पहले। याद नहीं है जिसमें भी था, लेकिन स्कोर अराउंड 140 के अराउंड आया था, 130 के अराउंड, जितना मेरे को हम्म। याद है स्टार्टिंग में। ठीक। ठीक है। और वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, मतलब स्टार्टिंग में तो जब तक फर्स्ट रीड चल रही थी तो स्कोर थोड़ा स्टेगनेंट ही था,
बट आफ्टर जब रिवीजन स्टार्ट हुई तब थोड़ा वो ग्राफ ऊपर गया एंड तब जाके स्कोर आना स्टार्ट हुआ। तो उसमें सबसे आखिरी वाले कितने थे जो भी एग्जाम से जस्ट पहले? बहुत ज्यादा थे वो तो। उससे तो आई नहीं। आई थिंक मेरो वाले इजी होते हैं टेस्ट, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरो में ज्यादा स्कोर आते हैं सबके कंपेयर टू मैरो वाला प्रेप। तो इसमें सीन क्या था, जब मैंने दोनों दिए थे मैरो एंड प्रेपलैडर के, मैं बता ही देता हूँ इसमें क्या हुआ। मैरो वाले क्वेश्चंस थे ना, वो मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि वो एफएमजी बेस टाइप बना रखे थे। जैसे एग्जैक्ट एग्जाम में वो आते हैं ना, वैसे टाइप के ही आ रखे थे। लेकिन प्रेपलैडर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे पीजी जो वाले। ये तक, हाँ पीजी वाले भी नहीं, वो ऐसे थे कि सारे ऑप्शन एक्सक्लूड करके विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सेप्ट, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे उसके अंदर। वाले क्वेश्चन मेरे को शायद से 1 या 2 दिखे होंगे। पागल हो गया क्या? नहीं, बहुत दिखे थे भाई। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो कम ही आते हैं एफएमजी। नहीं नहीं नहीं, बहुत क्वेश्चन थे। पता नहीं केशव ने कौन सा पेपर दिया है, मैंने तो जो दिया है उसमें तो इसमें प्रेप में वो मेरे को ज्यादा लगे, 10-15 थे उसमें। तो मेरे को मैरो का थोड़ा रिलेटेबल लग रहा था उससे, बट मार्क्स तो रिलेटेबल आए नहीं, बट स्टिल। नहीं, मैंने प्रेप लैडर का भी मॉक एग्जाम दिया था, मैंने मैरो का भी मॉक एग्जाम दिया था, मैंने मिस्ट का भी दिया था, केशव ने अनअकैडमी का भी दिया था, मैंने अनअकैडमी का एक दिया था, और मैंने प्रीवियस ईयर उसके किए थे। कौन CMS यूपीएससी UPSC CMS CMS। के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। तो ये वाले सारे मॉक एग्जाम्स मैंने दिए थे। मुझे सबसे ज्यादा सिमिलर जिसका पैटर्न लगा वो था मैरो और मिस्ट। में क्या होता है ना, उन लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन तो दे देते हैं बट एंड में एक ही वर्ड का क्वेश्चन होता है। तो आपको ना स्ट्रैटेजी पता चल गई थी कि पढ़ना ही नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन, नीचे का लिख लो और वो आंसर कर दो। बट मैरो और मिस्ट में क्या था कि 3 अगर छोटे 3-4 लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक वो बड़ा क्वेश्चन देंगे। तो ऐसा ही सिमिलर फॉर्मेट था एफएमजी में भी। तो वो मुझे थोड़ा, शायद उन लोगों का मिस्ट का थोड़ा इजी क्वेश्चन पेपर आता था और मैरो का थोड़ा मिस्ट से डिफिकल्ट आता था, पर दोनों का पैटर्न सिमिलर था इन द सेंस कि 3 इजी क्वेश्चन उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन, ऐसे था उन लोगों का पैटर्न। तो सही था। बट प्रोवाइडर में भी हमारे मार्क्स अराउंड 150-160 आते थे मेरे इसके प्रेप में ज्यादा आते थे, मेरे कम आते। मेरे केशव से हमेशा से ज्यादा आए हैं, 10-15 मार्क्स। रिजल्ट में भी ज्यादा आए हैं। अच्छा हुआ ना, लड़ाई हो जाती फिर। तो टोटल रिविजन्स कितने हुए थे? रिवीजन हमारे ना प्लान्ड थे वो 4 थे, बट उसके बाद वो पोस्टपोन हो गया था एग्जाम, जो 5 दिसंबर को होना था और वो जनवरी को हुआ 20। रिविजन हो गए क्योंकि अब जो फर्स्ट सेकंड रिवीजन होती है वो टाइम टेकिंग होती है ज्यादा, बट थर्ड थोड़ी स्पीड अप हो जाती है ना। तो अब थर्ड फोर्थ पे पहुंच गए थे हम ऑलरेडी थर्ड पे, तो अब टाइम बढ़ा तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा हो गया। बट तो एग्जाम पोस्टपोन होने का बहुत फायदा हुआ। हाँ डेफिनेटली, इसलिए रिजल्ट आधा अच्छा रहा, 30% ऊपर रिजल्ट था, इसीलिए ज्यादा रहा है। क्योंकि वो जस्ट एग्जाम से पहले हुआ ना पोस्टपोन। अगर वो पहले हो जाता 6 महीने पहले तो बच्चे पढ़ाई भी उसी के हिसाब से करते फिर वो, बट क्योंकि ऑलरेडी कर रखी थी पढ़ाई। न्यूज आई उस दिन तो हम लोग पार्टी करने चले गए। पहले रोए कि ओनो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, हम तो फुल रेडी थे। कौन पढ़ेगा? हाँ, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद वापस बैठे पढ़ने के लिए। थोड़ा धीरे से स्टार्ट हुआ पर फिर वापस स्पीड अप कर दिया था हम लोगों ने कि फायदा तो उठाना ही है इस चीज का। एंड जो रिविजन्स थे, मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रिवीजन थे वो तो ऑल सब्जेक्ट्स वाले थे, बट मेरा जो 4th रिवीजन था एंड जो 5th था वो से मैंने टॉपिक्स लिख लिए थे कि कौन से मेरे को नहीं आते। रिवीजन करने के बाद पता चल गया था कौन से टॉपिक नहीं आते, एंड मैंने सिर्फ उस टॉपिक को रिवाइज किया था अपने 4th और 5th रिवीजन में। मैंने फुल सब्जेक्ट्स नहीं करे थे, बट एंड में जाके फिर से मैंने जो एक लास्ट रिवीजन की थी वो। तो जीटी का एनालिसिस कैसे करते थे? जीटी का एनालिसिस हम कैसे करते थे, मैं तो कम ही करती थी जीटी का एनालिसिस, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि इतना टाइम नहीं मुझे मिल पाता था मैं जीटी का एनालिसिस करूं। बट हाँ, उस टाइम जब भी हम जीटी देते थे उस दिन तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी। उस दिन हम लोग बाहर चले जाते थे फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने। उस दिन
कुछ रिवीजन नहीं करती थी जीटी का। नेक्स्ट डे मैं सबसे पहले अपने रॉन्ग क्वेश्चंस देखती थी, और सिर्फ देखती थी, मैं ऐसे नहीं करती थी कि मैं कहीं लिख लूं उसको, कोई अलग से उसके लिए कॉपी बना लूं, ऐसे नहीं करती थी। जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार इसमें दिमाग लगा है, तो उसको मैं बुकमार्क कर देती थी, और वो मेरे बुकमार्क सेक्शन में चले जाता था। तो वहां से मैं बुकमार्क क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करती थी। तो हम्म ऑलमोस्ट रॉन्ग क्वेश्चंस में मैं यही करती थी, राइट क्वेश्चंस में बहुत ही कम देखती थी, और देखती थी तो बस ऐसे स्किप करती थी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली जीटीज करती थी, मतलब उसमें मैं दिमाग लगा के करती थी, ऐसे तुक्केबाजी नहीं करती थी। जिस सब्जेक्ट में मैं तुक्केबाजी करती थी वो सब्जेक्ट को मैं पहले अप्रोच करती थी, देखती थी अरे ये मेरा कैसे सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल अनाटमी, अनाटमी हमेशा तुक्का ही रहता है मेरा, ऑनेस्टली इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। एंड मेडिसिन तो एंड मेडिसिन, तो ये दो सब्जेक्ट्स थे जो मैं अच्छे से देखती थी। एंड देन मतलब मेजर सब्जेक्ट्स तो मैं अच्छे से देखती थी, जो मेरे सही भी हुए हैं या नहीं हुए। बाकी सब्जेक्ट्स में मैं धीरे धीरे करके छोड़ देती थी या नहीं रिवाइज कर पाती थी, ऐसे ही होता था। तो मैं रिव्यू कर रहा था जीटी को। सो बेसिकली अगर जैसे सैटरडे मेरा अराउंड फिक्स डेट था, सैटरडे संडे उनमें से कोई एक जीटी का दिन है। देन मंडे को जो था वो रिव्यू डे होगा। तो उसमें फर्स्ट चीज जो मैं देखता था, आफ्टर जिस प्रेप मेरा दोनों में ही आता है कि कौन से तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स है, कौन से तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, किसमें तुमने ज्यादा स्कोर किया। तो मैं वो एनालाइज करता था कि मेरे सबसे जो 5 लोएस्ट सब्जेक्ट कौन से हैं। वो मोस्टली ऑलमोस्ट सेम ही होते थे मेरे। वो एनाटॉमी तो पक्का ही होता था मेरे उसमें, एंड एक डर्मा आता था, एक साइकेट्री आती थी, और 3 सब्जेक्ट ही मेरे आए थे, और 2 मैं भूल गया कौन से थे। एनेस्थीसिया एक आता था। जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स थे हमेशा वो थे। तो जब मेरी नेक्स्ट रिवीजन होती थी देन मैं उसमें इन 5 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करता था। देन पहले उठा। हाँ, पहले इन्हें उठाता था। मतलब अगर रिवीजन में स्केड्यूल कर रहा हूँ तो ये 5 सब्जेक्ट मेरे पहले होंगे, देन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये फर्स्ट चीज मैंने जीटी। सेकंड मैंने करी थी कि जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए थे वो मैंने खोले थे, एंड उसमें मैं देखता था कि कौन से क्वेश्चन, जैसे खुशबू ने मेंशन किया, कौन से क्वेश्चन ट्रिकी थे, वो बुकमार्क होते थे। और सेकंड, कौन से क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया थी, कि मतलब जिस किसी किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर लिखा होता है कि तुमने ये एक्सक्लूड कैसे करना है, ये एक्सक्लूड कैसे करना है, तो उसको ही मैं बुकमार्क कर लेता। एंड एक और चीज थी, मैं एक और चीज देखता था सही वाले क्वेश्चन, क्योंकि उसमें सही वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो मैंने तुक्के मार रखे अपने दिमाग से कि एक्सक्लूड करके एक्सक्लूड कर दिया। तो वो मैं देखता था कि जो मैंने एक्सक्लूजन लगाया, जो मैंने सोचा जितना भी, वो सही पाथ पे सोचा था या नहीं सोचा था। बेसिकली इसलिए कि माइंडसेट मेरा उस पर रहे कि मैं सही सोचूं एग्जाम में जाकर। सिर्फ मैं अपने सही क्वेश्चन भी देखता था। तो ये था। और जो क्वेश्चन जो मेरे को लग रहे थे कि वन लाइनर क्वेश्चन है, एंड ये मैं भूलूंगा 100%, तो मैं उसको एक कॉपी पे लिख लेता था सिर्फ उस वन लाइनर वाले पॉइंट को। लगभग तो ये कितनी जीटी जीटी दी मैंने थी अपन ने टोटल? बहुत जीटीज दिए होंगे, काउंट नहीं है उनका। बहुत दे दी। प्रेप लैडर मतलब के भी बहुत दिए, मैरो के भी बहुत दिए, अन अकेडमी का मैंने एक, केशव ने 4 अन मिस। अकेडमी का ने एक ही दिया था। अन अकेडमी के 2 ही, एक दिया था मैंने। अच्छा, मैंने मिस्ट एक के दिया ही था। 3-4 आए थे मिस्ट के। हाँ। एंड मैरो के जितने तो थे वो तो मिस की खत्म हो टेस्ट सीरीज ले रखी थी क्या? नहीं, नहीं। फ्रेंड्स पीडीएफ भेज देते थे, उनसे कर अच्छा लेते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ऐसे ओके। फ्रेंड्स बनाओ जो हेल्पफुल भी हो, अच्छी कंपनी भी हो, तो बहुत फर्क पड़ता है बिल्कुल उससे। सही बात है। तो अब और देखो एक एक, हाँ क्या? जीटीज के मार्क्स बताते हैं हम आपको कितने अच्छा। आए थे लैडर इसके मैरो अच्छे पे। आए थे ना। नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छे नहीं आए थे, बहुत डिसेंट। और मैरो में जितने जीटीज थे वो तो ओवर हो गए थे। साथ में जो अगर कोई कर रहा है, तो अगर जीटीज, बहुत सारे लोग ना सोचते हैं कि हमारे पास जीटी का वो नहीं है, कलेक्शन नहीं है कि कहाँ से जीटीज करे। तो मैरो के जो इस साल की जीटी होते हैं, साथ में जो पुराने ईयर की जीटी है, तुम वो भी कर सकते हो। वो भी कर पिछले सकते। एफएमजी में है, उससे पिछले एफएमजी में तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं और तुम्हें अपना दिमाग यूज करना है। तुम जीटी कोई भी सही उठाओ, बात करते है। रहो, बस सोर्स थोड़ा ऑथेंटिक ले लो, ताकि वो क्वेश्चंस के आंसर गलत ना हो। बाकी तो बहुत सारे रिसोर्सेज जीटी में हम्म। मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। मेन तो आपको वो कि उसमें कम से कम एनालिसिस अच्छा मिल जाए, वो जरूरी होता है। मेन तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। हाँ। थोड़ा कोचिंग के सब। जीटीज वगैरह में क्या है कि उनमें एनालिसिस उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि हाँ सब्जेक्ट एग्जैक्टली वाइज वो वो उसमें वहाँ पे इतना आइडिया नहीं लगता ना उसमें। तो स्टार्टिंग में जस्ट मतलब एंड में हमने टू सी द पैटर्न एंड की मतलब उसमें वहां पे क्या चल रहा है पैटर्न। और हमारा भी एक जीटी हमारे पास और आ गया टू सॉल्व। एंड बस वही था, क्योंकि उनके 5 ही जीटीज थे, 4-5, तो वो मेरे को लगा हाई यील्ड जीटीज ही हैं। एंड जो उनके जीटीज के टॉपिक थे ना, जो मिस्ड के, वो सारे वो थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट हाँ। टॉपिक्स थे, वो रैंडम टॉपिक्स। मैंने कहा इसी बहाने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। सही जो बात है। प्रेप लैडर था उसमें हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें आए थे अराउंड 157 मार्क्स हम्म स्टार्टिंग में, फर्स्ट पेपर में। जो लास्ट जीटी था वो हमने छोड़ दिया था, और इसमें आए थे 180।
फिर मैरो पे गए हम, मैरो पे देखना पड़ेगा। प्रेपलैटर में तो हमारे बहुत कम आते थे। हम लोग नीट पीजी के क्वेश्चंस भी करते थे, इनिसेट के भी क्वेश्चंस करते थे प्रीवियस ईयर में। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ एफएमजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम नीट एग्जाम पीजी के में भी कितना लगा कि पीवाईक्यू से कितने रिपीट्स? नीट पीजी बहुत ओवरलैपिंग था। हमारे में तो काफी रिपीट्स। हाँ, काफी रिपीट्स थे हमारे में, और नीट पीजी बहुत ओवरलैपिंग लगा हमारे को इसमें मतलब एफएमजी में। सिर्फ एफएमजी रिपीट्स नहीं थे, जैसे इसने बोला नीट पीजी के भी रिपीट्स आ रखे थे, क्योंकि दोनों सॉल्व कर रखे थे, क्वेश्चंस वहां पे दिख रहे थे। लेकिन हाँ, पीओवाई से काफी क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में काफी क्वेश्चन आए थे, तभी लोगों ने जितना भी स्कोर किया वो मोस्टली फर्स्ट से स्कोर किया। सेकंड में सबका मोस्टली रोना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मतलब इन्होंने ऐसा बना दिया था, फर्स्ट इजी एंड सेकंड टफ। और साल नॉर्मली में ऐसा ही है, एक पेपर टफ और एक पेपर इजी होता ही होता है। तो हमारे अराउंड इसमें 87 परसेंटाइल आते थे। फर्स्ट जो हमने दिया था उसमें 74 आउट ऑफ 150। देन पार्ट 2 में, मतलब ये पार्ट 1 पार्ट 2 में होता था मैरो का, और नेक्स्ट में 82 बाय 150, 130 हो गए तो टोटल 130 बाय 300 आ रहे थे हमारे फर्स्ट में। देन लास्ट में हमारे आए थे फर्स्ट में 133, ये केशव हमेशा ऐसे डरा डरा रहता है क्या? पार्ट 1 में 133, और पार्ट 2 में अच्छा, ओवरऑल आ रहा है ओवरऑल आ रहा है। ओके, टोटल मेरे 241 आए थे 300 में से लास्ट में। ठीक है। हाँ, तो जब अपन ने इस इतने जब ग्रैंड टेस्ट दिए तो एग्जाम में तो काफी इजी लगा होगा ना अपने को, जैसे ग्रैंड टेस्ट ही दे रहे हैं। एग्जाम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सीनियर्स ने बोला था कि टाइमली चले जाना वहां पर, चाहे तुम फर्स्ट भी हो तब भी चले जाना 2 आवर्स पहले। अपना जो सिनेरियो है वो देखो, जहां बैठे हो वो देखो, एनालाइज करो। यही तुम्हारी प्लेस है, यही तुम्हारा होम है फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। तो रिलैक्स हो जाओ यहीं पे। बहुत टेंशन थी, बहुत नर्वसनेस थी, बट बहुत मुश्किल से रिलैक्स किया। जो 1.5 आवर वेट किया एग्जाम से पहले, वो बहुत वर्थ इट था। तो उससे रिलैक्स हो गए, उससे थोड़ा एम्बियंस का, एटमॉस्फेयर का, आगे पीछे लोग का पता चल गया। बस फिर मतलब लोगों का पता चलना एज इन चीटिंग के लिए नहीं, बट पता चल गया कि हाँ चलो रिजेम्बलेंस हो गई एक। शांति और उसके मिला, बाद थोड़ा कामनेस आ जाती है। हाँ जी, पेपर दिया, और पेपर की स्ट्रैटेजी यही थी कि एक मिस के टीचर ने बोला था, अगर तुम 50 क्वेश्चन भी रॉन्ग करते हो ना, तब भी वो कुछ परसेंटेज हुआ पूरे पेपर का, तो तब भी तुम पास हो। तो सही बात है। वो बहुत, हाँ, तो वो बहुत एक अच्छी चीज लगी। इसीलिए हम लोग ना हर एक टीचर को बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी सारी बातें सुनते हैं। जो हमें अच्छा लगता है सीनियर से, टीचर से, वो हम उठा लेते हैं और हम हमारे चीज इसमें प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कर लेते थे। तो यही था फर्स्ट पेपर में, टिल 150 क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट किया। जो छूट गया वो छूट गया, बट उसके बाद वॉशरूम ब्रेक लिया, फिर वापस आए, बैठे, और फिर बाकी के जो क्वेश्चंस छूटे हुए थे वो करे। नंबर मेरा आसपास ही फर्स्ट, आया था क्या एग्जाम में? नहीं नहीं, इसका सेंटर बहुत सेंटर डिफरेंट अलग था। था, मेरा अच्छा, सेंटर अलग सेंटर था। ही काफी अलग था। काफी सेंटर ही डिफरेंस अलग था। था। मेरा अराउंड पेपर फर्स्ट रीड, मेरी अराउंड मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार का मेरा 80 मिनट्स बचे थे, तो उसमें हो गया अच्छा। था। तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, तो ये ग्रैंड टेस्ट से बेसिकली, ग्रैंड टेस्ट देने का ये फायदा बहुत हो गया था कि एग्जाम हमारा बहुत टाइम, मतलब टाइम से बहुत पहले खत्म हो गए थे, बहुत रिवीजन के लिए पहले। इनफ टाइम। बहुत हाँ, टाइम। तो एक वो पैनिक हट गया था ना, एक जो टाइम वाला पैनिक होता है वो सबसे गंदा होता है, आते सही जाते बात है। क्वेश्चंस को भी क्लियर करवा देता है। वही तो तो सब ज्यादातर लोग सही होता है। हाँ, तो वो वाला पार्ट हट गया था क्योंकि टाइम इनफ था। तो जो भी क्वेश्चन हो रहे थे उसमें आराम से दिमाग लगे, पता था कि हो ही जाएगा, तभी इसने वॉशरूम ब्रेक। सही बात, वरना लोगों को तो टाइम नहीं मिल पाता। मेरे पास जब मेरे एग्जाम थे तो आधा आधा घंटा में पता चलता था। केशव नंबर 2 ब्रेक गया था फर्स्ट पेपर में हो जाता सच्ची है यार, में। वो तो प्रेशर आ जाता है, एग्जाम का प्रेशर ऐसा ही होता है। एक तो तो मैं फर्स्ट पेपर से मेरे को डर था कि नींद आ जाएगी, तो उस टाइम एक मॉन्स्टर का पूरा कैन पी के चले गया। सेकंड पेपर में डर था नींद आ जाए, तो एक रेड बुल का कैन पी के चले गया एक बार। वाह, बहुत बढ़िया। दिन रात के 3 बजे तक मैं जगा पड़ा हूँ, कोई नींद नहीं आ रही। रात में एग्जाम से एक दिन पहले या कैसे थे? क्या चीजें पड़ी थी एक दो दिन पहले? एग्जाम के एक दिन पहले मैंने एक चीज, मतलब जो मेरे दीवारों पे मैंने बहुत सारी चीजें लगा रखी थी, जो मेरे टेबल्स थे या टॉपिक्स जो मैं इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहे थे, वो मैंने सारे चिपका रखे थे। सो मैंने लास्ट दिन एक वो पढ़ा था। एंड सेकंड, मैंने एक लैपटॉप पे एक फोल्डर बना रखा था जिसमें इमेजेस में भी, कौन सी इमेजेस मेरे को याद नहीं रहती
जैसे कुछ कुछ जो हाइल्ड इमेज जो हमेशा आती है और कौन सी मेरे को नहीं याद रहती, वो मैंने उसमें डाल रखी। तो एक मैंने वो पढ़ा था, और मेनली अपनी मैंने वॉली पढ़ी थी। वॉली में मैंने इतना सारा भर दिया था कि उसको पढ़ने में टाइम लग गया। सही बात है। सेम मेरा भी यही था, एंड थोड़ी सी इमेजेस देखी थी हम्म, एग्जाम, बट इतना हमने एग्जॉस्ट नहीं किया था हमारे को, क्योंकि हाँ हमारे को हमारे प्रीवियस जीटीज देने से एक चीज पता चल गई थी, अगर हम बहुत सब कुछ पढ़ के बहुत हेक्टिक मन से जाएंगे ना, तो हम रिलैक्स नहीं हो पाएंगे और एग्जाम भी हम फिर ढंग हम्म, से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने सही ऐसा बात। कर रखा था और हमने उस एग्जाम में कम स्कोर किया था, तो हमें ये चीज पता थी कि हम लोग लास्ट डे तो फ्री ही रहेंगे। हाँ। तो जो मस्त। मतलब लास्ट रिवीजन थी बुक वाली, नोट्स वाली, वो एक दिन पहले ही खत्म कर दी थी। कि हमने सोचा लास्ट डे तो लास्ट डे बुक रिवीजन तो नहीं होनी, बुक तो सिर्फ हमने दीवार उठाई सही पढ़ के बात चले है। जाऊंगा। थी। लास्ट डे सही बुक तो बात हमने उठाई थी। मेरी बहन के साथ मैं मोमोज खाने भी गई थी, बहुत कुछ खाया, एंड फिर वापस आई। एक बार वापस वॉल पड़ी रात में, एंड देन आई स्लेप्ट, कुछ नहीं सोचा, और बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि थक गई थी मैं। मैंने अपने आप को लास्ट डे पे सिर्फ थकाना था, बस दैट्स तो इट, कि बस नींद आ। मोमोज खाने से नींद अच्छी आती है क्या? नहीं मतलब बाहर किसको? घूमने से। हाँ, तो अच्छी मतलब आप नींद। लोगों की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज थी, अब उसमें ये था कि उसके बाद भी वो रिसोर्सेज जो आपने यूज करे वो बहुत ज्यादा ही थे। पर आप लोगों के पास फायदा ये था, जो मैंने एनालिसिस किया, कि आपके पास टाइम फिर भी कंपेयर टू ज्यादा था, क्योंकि अप्रैल मई जून आपको 3-4 मंथ एक्स्ट्रा मिल गए थे। वरना अगर कोई डेफिनेटली। सेम चीज, अगर कोई इंसान अगर जुलाई से स्टार्ट करे, तो वो तो जो आप लोगों ने मुश्किल। करा वो पॉसिबल ही नहीं कि वो चीज वो कर सके जुलाई के बाद, नहीं, क्योंकि जुलाई तक तो आपका सिलेबस खत्म, अगस्त तक तो सिलेबस खत्म हो गया था आपका। बट उनके पास पॉसिबल। बेनिफिट होगा ना कि वो कॉलेज में तो नोट्स लेके आ सकते हैं ना यहाँ। हाँ। हाँ मतलब नहीं, फिर वो ऐसा है कि वो या तो वो करके आ सकते हैं, या फिर वो आके फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले। सबसे बेस्ट फिर उनके लिए वही होता है फिर उस टाइम के हाँ, लिए फिर ऑप्शन। आके आओ तो कोचिंग। वो मेन सबसे बड़ा वही फायदा उनको होता है। पर अपने पास चलो 2-3 मंथ एक्स्ट्रा थे, आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया एटलीस्ट उस वे में भी, क्योंकि कोचिंग का भी वही सीन है कि वो बेस्ट जितना कंटेंट आपने पढ़ा है वो उतना कंटेंट तो नहीं पढ़ाते हैं कोचिंग वाले, उससे कम पढ़ाते हैं वो कंटेंट। तो हाँ, उनका मेन एम डेफिनेटली। तो होता है कि पास करो। उनका कोई एम वो 200+ है वाला तो होता नहीं, मेन पास करने वाला ही ज्यादा एम होता है। तो वो वाली सारी चीजें। तो ये जो आपकी पूरी प्रिपरेशन थी, इसके साथ ऐसे और भी बहुत सारे, जैसे आपके भी खुद के दोस्त लोग हैं, उन्होंने भी कुछ पढ़ाई करी होगी, क्योंकि आपकी स्टडीज अलग थी, उन्होंने कुछ आके भी अलग करी होगी, बहुत सारे फेल भी हुए होंगे इस एग्जाम में। तो आपको हाँ क्या जी। लगता है उन्होंने क्या क्या गलतियां करी ऐसे इस प्रिपरेशन में, या आप लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत गलतियां करी? मैं बताती हूँ। हमारे जो ऑलमोस्ट जिनको हम जानते हैं, थोड़ा सा कॉलेज टाइम में अगर उसी स्ट्रैटेजी और सीनियर्स की अगर एडवाइस लेके क्वेश्चन से नहीं डरते वो लोग, हाँ। और उतने मतलब जितने जीटीज हमने किए, हमने जीटीज बहुत किए, मतलब आई हम्म। डोंट थिंक कि मतलब लोग इतने ज्यादा जीटीज करते हैं, मतलब हम्म। जितना मैंने अपने अराउंड सर्कल में या सीनियर से सुना है, तो हम्म। कम जीटीज करते हैं। तो हमने जीटीज पे और क्वेश्चंस पे बहुत फोकस किया। दूसरी चीज ये कि सोशल मीडिया का पहली बार ऐसा लगा कि बहुत फायदा हुआ है। यूट्यूब हम्म। की जो वीडियोस होती हैं, आपकी, डॉक्टर आदित्य की, आपकी, मैंने जीटी एनालिसिस की वीडियो मैंने पहले आपकी देखी थी। मैंने बोला यार सीनियर्स हम्म। करते कैसे जीटी एनालिसिस, तो आपकी एक वीडियो है, सिर्फ आप ही की वीडियो है जीटी हम्म। एनालिसिस पे, हम भी डालने वाले हैं वो। बट आपकी भी एक वीडियो थी जो हमने देखी, मैंने देखी थी स्पेशली, और बाकी सीनियर्स की वीडियोस जो मैं देखती थी वो हम इनकॉर्पोरेट करते थे, फॉलो करते थे, क्योंकि हमें पता था उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो ऐसे ही कुछ नहीं बोलेंगे। अगर स्पॉन्सर्ड कोई चीज होगी तो चलो कुछ डाल दिया समझ मीठा आ सा। जाएगा, वो तो समझ आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हाँ, होगा बट जो ऑथेंटिक था वो पता चल जाता था, तो। एंड उसी को इनकॉर्पोरेट कर लेते थे हम लोग, और उसी के साथ चलते रहते थे। और एग्जाम टाइम में जो हमने वो एक्स्ट्रा फ्यू आवर, सॉरी, कॉलेज टाइम में जो हमने वो एक्स्ट्रा फ्यू आवर्स दिए, उसी का हमारे को रियल बेनिफिट तो वही है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमें कुछ अगर नहीं भी आता था, जो हमारे 157 आ रहे हैं फर्स्ट जीटी में, मेरे प्रेप लैडर में हमने कुछ नहीं पढ़ा होता था, 3-4 सब्जेक्ट करके हम वो देते थे। तो बस यही था कि हाँ, आगे बेसिक नॉलेज थोड़ी बेसिक सी, नॉलेज से वो हेल्प थोड़ा होगी। हेल्प हाँ, तो होगी। जैसे इसने मेंशन क्वेश्चन वाला, तो सेम बहुतों का क्या होता है, वो सोचते हैं वो जीटीज देते ही नहीं है, बिकॉज वो सोचते हैं कि उन्होंने 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं एंड अभी मतलब 15 सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो 15 सब्जेक्ट वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो जीटी देना क्या फायदा है, मार्क्स भी बेकार आएंगे, टाइम भी बेकार जाएगा। बट वो ऑपोजिट, मेरे हिसाब से वो ऑपोजिट काम करता है, नॉट ऐसे काम नहीं करता। क्योंकि उसमें क्या है, अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता तो तुम अपना ना पूरा दिमाग लगा दोगे उसके अंदर, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे गलत भी हो जाए, चाहे गलत होगा, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ नॉलेज तुम्हारी बाहर आएगी जो अंदर से कुछ ना कुछ बताएगी। तो ये फायदा होता है। सेकंड, तुम टाइम मैनेजमेंट बहुत सीखते हो जीटी से, कि इतने टाइम स्पैन में खत्म करना, क्योंकि घर में तो हम और शॉर्ट टाइम में एम रखते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, जो एग्जाम में होता है वो घर में नहीं होता।
तो एक ये जीटी का फायदा होता है। तो यही था एक मेन क्वेश्चन वाला। और इसने एक बता दिया कि बेसिक वो आर्ट्स वाला जो हमने कॉलेज में लगा, मतलब तुम्हारे पास लाइक एफएमजी के पास ऑलरेडी 6 साल हैं, 6 साल इनफ है। तुम रिलैक्स उसमें आराम से रिलैक्स होके प्रॉपर डीप बुक्स पढ़ के तुम उसमें पढ़ सकते हो एंड एंजॉय भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें दो ही चीज कर सकते हो, तो पढ़ सकते हो एंजॉय कर सकते हो, दोनों चीज पॉसिबल दोनों है, चीज कर सकते हो। आराम एक से टाइम आता है पॉसिबल फिर है। इंडिया आने के बाद कि आपको थोड़ा सा उस चीज को लेके कट डाउन करना पड़ता है, जो आप लोगों ने किया। एक खासकर आप लोगों ने सोशल मीडिया की जो मेन जैसे इंस्टा की एक बात थी, हाँ मतलब जी सबसे बड़ा इशू तो उसका तो ही होता है। क्या तुम्हारा भी जब उसमें सोशल मीडिया चल रहा था, काफी बूम चल रहा था उसमें, अच्छे से हम्म। फुल स्पीड में फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, उस इतनी हाँ डील्स आ रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो वो अवॉइड कैसे किया उस टाइप, और उससे कितना फायदा मिला? क्योंकि लोग इस चीज को सीरियस लेते नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं लेते। तो बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए ये चीज। तो इसमें ना मैंने खुशबू को एक चीज बोली थी कि या तो हम एग्जाम कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम मतलब ये सोशल मीडिया वाला कर सकते हैं। दो ही पॉसिबिलिटी है, एग्जाम एक ही बार होगा, सोशल मीडिया चलते रहेगा आगे तक सही बात कि है। 6 महीने, अगले 6 महीने बाद भी हम बूम करके उठा सकते हैं। बट सही एग्जाम बात का है। चांस एक ही बार दो, जो उसी में होगा होगा। तो एक ये माइंडसेट था। एंड सेकंड, ये बोलना तो इजी था बट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था कि बहुत मुश्किल। एक तो पेज पे अपलोड करना अलग होता है, और एक यूज करने का मन भी तो बहुत करता है कि रील्स देखते रहो हाँ। देखते रहो, उसमें टाइम हो जाता है। तो ये कंट्रोल करना, बट इनिशियल डेज में तो बहुत था कि ऐसे कंट्रोल करने की, तो इंस्टाग्राम डिलीट ही कर दिया। बट लेटर वो इंस्टाग्राम से कट ऑफ नहीं होता थोड़ा सा कि अब क्या ही सोशल हम्म। मीडिया, वो वाला फेज आ आई गया था थिंक फिर जब वो बाद में। डिलीट करते हैं तब एक महीना तो ऐसा रहता है जब हफ्ते में अपन एक बार, भले किसी को पता नहीं, पर अपन खोल लेते हैं सिर्फ ऐसे ही हाँ पीछे से देखने के लिए। पर फिर 10 दिन बाद अपने को लगता है कि यार 10 दिन 20 दिन सोचते हैं कोई मैसेज ज्यादा आ नहीं रहे, तो फिर किसी को पड़ी नहीं है, हाँ। तो फिर इंसान सोचता है कि चलो ठीक है यार, अब छोड़ ही देते हैं। उसका फायदा कितना मिला, कितना टाइम बढ़ा उसकी वजह से? हमारा खुशबू ना बताइए जो इस पे। ब्रेक टाइम था, जब हम ब्रेक लेते थे, वो ब्रेक टाइम में हम पहले क्या करते थे कि यार ब्रेक टाइम मिला है, चलो कोई अच्छा सा कंटेंट बना देते हैं डालने के लिए। हम्म। माइंड फ्री ही नहीं होता था। सही मतलब बात है। तुम पूरे टाइम आईपैड पे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसके बाद फिर से ही आईफोन पे आ जाओ, वीडियो एडिट करो, डालो। तो वो एक ब्रेक ही नहीं मिलता था। तो जब हमारे को जो हमारा ब्रेक टाइम था, फिर हमारे को एक्चुअली में ब्रेक टाइम मिलता था। हम्म। और फिर टाइम हो गया था, काफी हो गया था एग्जॉस्ट हो अराउंड जाते हैं ना उससे, फिर वो माइंड में भी वही चलता रहता है कि अब चलो ये कंटेंट बना लेते हैं, चलो ये डाल हाँ लेते हैं, एग्जैक्टली। चलो वो कर लेते हैं। एंड प्लस अगर या कोई बंदा 8 से 10 घंटा पढ़ रहा है, देन उसके बाद 6-7 घंटे सो रहा है, तो उसके बाद कुछ ही टाइम है, तो उसमें बेटर है ना हम्म। रिलैक्स सोशल रिलैक्स मीडिया से। सोशल मीडिया करोगे, एक तो सोशल मीडिया एनर्जी लेगा ही लेगा पूरा। 100%। पक्का। प्लस ये सोचने में लेगा कि अगला कंटेंट क्या बना है, अगला तो पढ़ते हुए भी कंटेंट। दिमाग में आएगा कि अच्छा इसका कंटेंट बन सकता है, अच्छा कि इसका अभी कंटेंट बन सकता अभी हाँ। बैठे हुए तो चलो स्टडी विद मी कर दिया। है। अभी हम्म। बैठे हुए इस तरफ फोन रख के एक टाइम लैप्स की स्टडी विद मी स्टडी वीडियो बना दो मोटिवेशन के लिए। बट वो सोचना, वो फिर कैमरा बाद लगाना, में वो साउंड देखना, फिर वो करना, फिर उसको वो वो पूरा ऑब्वियसली वो एग्जॉस्ट हो जाता है। जितना से ऐसे बोलने में लगता है कि कंटेंट बनाने, लेकिन उसके पीछे जो ब्रेन कम से यूटिलाइज कम दो करता है तीन अपना, घंटा प्लस मिल जाता है उसके बाद फिर आपको, बस पहले आपके बस हाँ। आराम से, यही और वो। बेनिफिट रिलैक्स, हाँ रिलैक्स स्टेट प्रॉपर आ गई हम्म। थी। सही ये बात है। और बाकी नहीं, वो मैं फालतू का भी यही टाइम बोलता हूँ ना कि अगर आप कर रहे हो सोशल, उसकी बजाय आप थोड़ा ज्यादा सो जाओ, बोले आप 2 घंटे एक्स्ट्रा सो हाँ जाओगे तो सो वो ज्यादा जाओ, अच्छा है। बाहर चले जाओ, मतलब सही वॉक बात कर है। लो, अच्छी हवा में, विंड, मतलब उस टाइम हमारा मौसम भी अच्छा हो रहा था अराउंड ठंड का टाइम। अक्टूबर के बाद। हाँ तो सही था। नींद भी अच्छी मैंने आती है। अक्टूबर के, नींद भी अच्छी आती है, अक्टूबर में छोड़ दिया था इंस्टाग्राम। हाँ। एंड जनवरी में आए थे वापस, नहीं जनवरी एंड में, फेब हाँ, फेब जब रिजल्ट आ गया था, फेब 3 को आ गए थे क्योंकि हम लोग अगर पेज वापस। अगर स्टैग्नेंट होता तो उसे छोड़ना इजी रहता, बट अगर पेज ग्रो कर रहा है और ग्रो ग्रो करते कर हुए रहा है, उसे और ड्रॉप, फिर फाइनेंशियल पार्ट जब उससे हो जाता है ना, तो फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है कि जब आप हाँ कि अब तो ये उससे आप, छोड़ना है कि अब, वही बात है ना, एक नॉर्मल कोई पेज चला रहे हो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर वो पेज आपको फाइनेंशियली भी आपको आउटपुट दे रहा है, वो ज्यादा एड ऑन हो बट जाता है। फाइनेंशियली हमारा कभी भी नहीं था, फाइनेंशियली हम यूट्यूब से भी इतना कुछ खास अर्निंग नहीं है, बट यूट्यूब से फाइनेंशियली कैसे, हमारा किसी की ऐसा नहीं कुछ, है, अपनी हमारी भी नहीं है। हाँ तो फाइनेंशियली इतना कभी भी नहीं था। पेरेंट्स की वजह से हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे को इतनी जरूरत नहीं हाँ। पड़ती चीजों की। तो बस यही था कि हमारी खुद की एक फीड थी, बहुत अच्छी डील्स थी, बहुत सही स्पॉन्सरशिप्स, बात है। हम अच्छा कंटेंट बना रहे थे, ऑथेंटिक भी बना रहे थे,
तो वो थोड़ा कम हो गया, बट ठीक है। नाउ हमारे एक्सपीरियंस से जो आगे लोग को फायदा होएगा वो आई थिंक बेटर थिंग है। जब तक हम कुछ अकम्प्लिश नहीं कर रहे थे तो हवाबाजी क्या फायदा करने का। हम एक कंटेंट भी उस ऑथेंटिसिटी नहीं आती है ना, अब एक ऑथेंटिसिटी आ गई कि हाँ भाई हमने कर लिया है, अब हम बना सकते हैं। ये कॉलेज इसका में नाम कैसे आया, और बिहाइंड द सीन्स? क्योंकि हमारी जर्नी है ये एज अ मेडिकल स्टूडेंट से लेके अब डॉक्टर, तो ऑल द डॉक्टर के बिहाइंड द पीछे का सीन पार्ट, बिहाइंड द जो सीन्स। हम पढ़ रहे हैं, जो हम टिप्स यूज कर रहे हैं, जो हम ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, कौन सा सोर्स ले रहे हैं। ये इस पेज पे बस डोमिनेट कौन रहता है दोनों में से? इंस्टाग्राम पे मैं, किसकी चलती यूट्यूब ज्यादा पे अच्छा। इंस्टाग्राम मोस्टली हैंडल करती है, एंड यूट्यूब मेरे पास ही रहता है, मोस्टली मेरा हैंडल होता है। पर अब चाबी मैं भी मतलब यूट्यूब। खजाने की चाबी तो खुशबू के पास ही तो। नहीं नहीं, इंस्टाग्राम बहुत ट्रांजिएंट है, यूट्यूब पे एक्चुअली लोग आते हैं, याद रखते हैं आपको। और अच्छा है, दोनों अच्छे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर अच्छे से यूज किए दोनों का जाए अलग तो। फायदा है, दोनों के अलग यूट्यूब पे टाइप ऑफ। यूट्यूब पे थोड़ा व्यूज बहुत मुश्किल है, इंस्टा फिर भी इजी पड़ता है कंपेयर टू यूट्यूब, क्योंकि लोग को है ना कोई इतना लंबे वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं। लोगों को रील ने ऐसी आदत लगा दी ना कि लोगों को बस 30 सेकंड वाला इस पर एंजॉयमेंट चाहिए, शॉर्ट टर्म पर वो वाला शॉर्ट चाहिए। कंटेंट अगर स्टडी वाइज होता है तो वो इतना याद बस नहीं शॉर्ट रहता। कंटेंट नहीं फन रहता के ना। लिए ठीक। जो हाँ प्रिपरेशन, ये जितनी भी चीजें स्ट्रैटेजी वाली टाइप है, ये मोस्टली लोग फिर यूट्यूब पे ही भरोसा यूट्यूब पे करने के लिए जाते आते हैं। हैं। हाँ, चाहे वो वही 15 मिनट की हो चाहे 10 मिनट की हो, उसी पे लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ गाइडेंस, और जो जूनियर्स है अपने उनके लिए कुछ? हम लोग बहुत सारी YouTube वीडियोस लेके आ रहे हैं फॉर आवर जूनियर्स प्रिपेयरिंग फॉर देयर जून एग्जाम एफएमजे एंड दिसंबर एफएमजे एग्जाम। केशव ने अपने रिसोर्सेज वीडियो डाल दिया है, मेरी भी सून आ जाएगी, आपको जो अच्छी लगे उस पर फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो बैक। एंड जो अभी जून के प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जितने एमसीक्यू हो सकते हैं उतने दो। यस, जितने तुम दे सकते हो, ये मत डरो कि तुम्हें ये टॉपिक नहीं आता, ये सब्जेक्ट नहीं आता तो इसका एमसीक्यू नहीं दोगे। ऐसा नहीं है, जो भी मतलब सिर्फ एमसीक्यू करते रहो, दिन के 100 एटलीस्ट तो करो, क्योंकि हाँ। और सेकंड इज जीटीज। सेम जैसे एमसीक्यू है वैसी जीटीज है, कि जीटीज तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा। इवन जो तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आते, तुम्हारा यूटिलाइज कैसे करना है, मतलब एक्सक्लूड कैसे करना, वो तुम क्वेश्चन से ही सीख सकते हो, वो कभी थ्योरी पढ़ के नहीं सीख सकते। एंड थर्ड, कि जो भी तुम रिसोर्स फॉलो कर रहे हो तो उसी पर्टिकुलर रिसोर्स पे रहो। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट के तुमने 4-5 रिसोर्स खोल रखे हैं इधर, एक मतलब मैरो से भी सर्जरी पढ़ रहे हो, प्रिपलाडो से भी सर्जरी पढ़ रहे हो, मिस से भी सर्जरी पढ़ रहे हो। सर्जरी अगर मैरो से ही रखो, क्यू बैंक भी उससे सॉल्व करो, नोट्स भी सिर्फ वही रिवाइज करो, मतलब उस रिसोर्स को ट्रस्ट कर लो 100% कि सही बात यही है। है एंड ये तुम्हें करवा देगा। तुम अपने दिमाग में वो मत डालो कि वो लेफ्ट आउट फील मत करो, कि तुम फोमो फील मत करो कि ये बंदा ये कर रहा है मैं ये नहीं कर रहा। ये सही नहीं बात है, है। जो तुम कर रहे हो 100% करो। सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, सारे बड़े टीचर्स हैं, सबने टॉप रैंकर्स निकाले हैं, तो जो भी कर रहे सही हो उसको बात है। फॉलो करो। और और जो जूनियर्स जो कॉलेज में है, हाँ, कुछ भी होता है जूनियर कॉलेज में। जो जूनियर्स कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में है, प्लीज अनाटमी पढ़ लो। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है पूरे साल में, उसके बाद जब सेकंड थर्ड ईयर में आ जाओगे तो 4-4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी अगर तुम थोड़ा सा टाइम अपना निकाल लो कॉलेज से वापस आके, 2 घंटे 3 घंटे स्ट्रेट बैठ के वो चीज पढ़ लो एंड थोड़ा सा उसके डेप्थ में चले जाओ तो इजी रहेगा। एंड बाकी आगे आगे जब तुम अगर सेकंड थर्ड ईयर में हो तो प्रीवियस वाला भी बैकअप करो, थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स दो। तुम्हारा एफएमजी में जो लोगों के एवरी डे के 12 to 14 आवर्स लगते हैं, वो तुम्हारे लास्ट के 2-3 मंथ्स में ही लगेंगे। तो ये मत सोच कि तुम्हारे को पूरे पूरे टाइम इतना ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं, यू विल बी रिलैक्स। तुम्हारा माइंड जब तक रिलैक्स होएगा तब तक तुम जो क्वेश्चंस करोगे ना, बहुत ही अच्छे से एक्सक्लूड कर पाओगे, बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे और निकाल लोगे। एंड एक और मैसेज जूनियर के लिए, जस्ट कि खुशबू ने ऑलरेडी बोल दिया कि तुम ये मत सोचो कि लास्ट 6 मंथ्स में पढ़ लेंगे जब तुम्हारा एग्जाम का टाइम आएगा, अभी इंजॉय कर लेते हैं, यही टाइम है, फौरन आया है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा। अगर तुम स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे तुम्हारे लिए ईजी रहेगा, तुम्हारे लिए ही ईजी रहेगा आगे एग्जाम के लिए भी। एंड इवन जो प्रेशर बिल्डअप होता है ना, वो कम बिल्डअप होगा अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज आती होगी, तुम्हें अपने पे रहेगा कि ये मेरे को आता है। एंड जून के लिए एक है कि अगर बहुत सारे बंदे कंफ्यूज होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे करें, तो उसके लिए है बेस्ट पीवाईक्यूज। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड हैं पीवाईक्यू देखने के। सो पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालो। अगर जस्ट यू हैव टू पास
तो PYQ करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक तो तुम पढ़ के जाने, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो बाहर से आएगा वो 150 क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे, सही गिने बात चुने है। मैक्स 50 आ जाए, तब भी तुम 200 ले आओगे, तब भी तुम 150 प्लस ले आओगे। बट वो 150 200 250 क्वेश्चंस जो हैं वो गिने चुने टॉपिक्स में से आते हैं, उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो एंड सही हो बात जाएगा है। तुम्हारा। और मेरे को एक और चीज बोलनी है, लास्ट लास्ट लास्ट, कि जो भी जिसको भी लगता है उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, उन्हें लगता है कि यार मैं अपना AIPMT नहीं निकाल पाया या अपना नीट यूजी नहीं निकाल पाया, तो मैं FMG कैसे निकालूंगा। तुम निकाल लोगे, क्योंकि अभी हालात डिफरेंट है। 6 साल तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसके बाद जब तुम अपना FMG देने जाओगे तो समझ लेना ये डिफरेंट टाइम है, ये नीट यूजी का टाइम नहीं है। तुम यहाँ पे मेच्योर हो, तुम यहाँ पे स्मार्ट हो, तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, उसे अच्छे से यूटिलाइज करो। ये बेस्ट टाइम है, इसके बाद एंजॉय ही एंजॉय है। थोड़े टाइम के लिए, उसका नीट थोड़े यूजी टाइम बट के एक लिए एक वैलिडेशन आ जाएगी ना कि एक इंडिया में तुम डॉक्टर validation बन है, माइंड गए। से इंडिया में टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, चाहे आगे इंटर्नशिप की टेंशन हो, PG वो की हो, फिर बट तो चलो पूरी स्टेप कवर हो जिंदगी जाएगा, खत्म। एक स्टेप हो जाएगा जो तुम्हारे 12th पास से आगे बढ़ जाएगी। बस कॉन्फिडेंस रखना कि तुम्हारा निकल जाएगा ये एग्जाम। ऐसा नहीं कि यार मेरा नीट यूजी नहीं निकला तो FMG कैसे निकलेगा, नहीं। सही बात। तुम्हारा नीट में तुम बच्चे थे और FMG में तुम बड़े हो, निकल जाएगा तुम्हारा एग्जाम। बिल्कुल, मेन तो वही कि सोचना बंद करो, ऑटोमेटिक चीजें हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और थैंक इस यू। थैंक यू तरह सो के मच और भैया। वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इन दोनों के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिए, और इंस्टा पे भी ऑलरेडी सब फॉलो करते ही हैं वैसे तो, और फिर भी मैं लिंक डॉक्टर पोस्ट कर दूंगा। बिहाइंड द सीन्स। यस, जो तो नहीं इन लोगों वो का भी फॉलो करो, और कुछ और क्वेरीज अगर आपकी होती है तो आप इनको इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू यू सो मच भैया फॉर भैया, हैविंग थैंक अस। यू।